फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मूवी मानिया में। और आज हमने जॉन विक मूवी के सेकंड पार्ट को स्लो मोशन में देखा और हमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिले जिन पर शायद आपने मूवी देखते समय ध्यान ना दिया हो। जॉन विक मूवी के फर्स्ट पार्ट की वीडियो हम ऑलरेडी अपने चैनल में अपलोड कर चुकी है, जिसे आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट करें हम अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, जब जॉन विक मेट्रो से भागता है तो बैकग्राउंड में हमें 3 ब्लैक बिलबोर्ड देखने को मिलते हैं जिन पर लिखा होता है क्वेश्चन द सिस्टम पर सवाल उठाए, द ओनली वे आउट इज टू गो थ्रू, एकमात्र रास्ता यह है कि आगे बढ़े, एंड गिव देम द लीड फर्स्ट, और पहले उन्हें बढ़त दे। ये सभी बिलबोर्ड कहीं न कहीं जॉन विक की कहानी की ओर भी इशारा करते हैं। नंबर 2, इस फिल्म में सभी किलर कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए स्लाइडर फोन का उपयोग करते हैं और ये कहीं न कहीं वास्तव में उनकी पोजीशंस को शो करता है। उदाहरण के लिए विंस्टन कॉन्टिनेंटल में हाई पावर को होल्ड करता है और वह न्यू जनरेशन के आईफोन का उपयोग करने वाला एकमात्र कैरेक्टर है। नाउ जॉन विक भी आईफोन का यूज करता है, जिसका अर्थ यह है कि उसके पास भी हाई पावर है और उन्हें किसी बर्नर फोन की आवश्यकता नहीं है। अब मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ एक हायर क्लास और एक लोअर क्लास है, क्योंकि जॉन विक यूनिवर्स में हर चीज की कीमत केवल एक सिक्का है। नंबर 3, जब सेंटिनो जॉन के घर पहुंचता है तो हम गोलियों के ढेर सारे छेद देख सकते हैं। अब जाहिर तौर पर अगर आपने जॉन विक 1 देखी है तो इस जगह पर भारी गोलीबारी हुई थी और उस लड़ाई की गोलियों के निशान अभी भी इस फिल्म में है, इस फैक्ट के बावजूद कि इन दोनों फिल्म के बीच में 3 साल का टाइम गैप था। नंबर 4, जॉन सेंटिनो से पूछता है कि क्या वह कुछ कॉफी पीना चाहेगा। अब पहले से तैयार ड्रिप कॉफी तक पहुंचने के बजाय जॉन अपने इटालियन गेस्ट के लिए न्यू एस्प्रेसो शॉट निकालता है। नंबर 5, रूबी रोज एके एरिस को एक लूज एंड से छुटकारा पाने के लिए जॉन विक को मारना था। Loose ends? Yeah. लेकिन इसे स्लो मोशन में देखने के बाद मैंने नोटिस किया कि वह वास्तव में विक तक पहुंचने के लिए गोलीबारी में अपने ही एक हेंचमैन को मार देती है। इस छोटी सी डिटेल से यह पता चलता है कि वह कितनी रूथलेस है और उसका केवल एक ही लक्ष्य है, जो कि है जॉन विक को खत्म करना, भले ही उनके बीच कोई भी खड़ा हो। जितनी जल्दी उसका अपना हेंचमैन गिर जाएगा, उसके लिए अपने भागते हुए टारगेट पर क्लीन शॉट लेना उतना ही आसान होगा। नंबर 6, जॉन ने दी एंटोनियो सिबलिंग्स के हेड बॉडीगार्ड्स को सेम तरीके से हराया, लेकिन अलग अलग नतीजों के साथ। कैसियन के लिए जो जियाना दी एंटोनियो का बॉडीगार्ड है, जॉन उसकी आउटा को काट देता है लेकिन चाकू को उसके अंदर रखता है, जिससे कि कैसियन जीवित रहता है। और सेंटिनो के बॉडीगार्ड उस एरिस को उसी तरह मारता है, लेकिन जॉन चाकू को हटा देता है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। नंबर 7, बावरी किंग ने जॉन को अपने केम्बर 1911 पिस्तौल के केवल 7 राउंड दिए थे, जो कि एक स्टैंडर्ड मैगजीन साइज है। अब यहाँ डिटेल ये है कि म्यूजियम फाइट के दौरान जॉन विक अपनी गन से एग्जैक्ट 7 शॉट्स ही फायर करता है। नंबर 8, जब सेंटिनो जॉन विक को अपना मिशन सौंपने के लिए बुलाता है तो वह इटालियन सिविल वॉर को दर्शाने वाली एक पेंटिंग देख रहा होता है और वह जॉन विक को जो मिशन देता है वह सेंटिनो की अपनी बहन की हत्या करना है। सो यह एक इटालियन दूसरे इटालियन को मारने की योजना बना रहा है, वो भी एक इटालियन सिविल वॉर पेंटिंग को देखते हुए। है ना ये कमाल का एक रेफरेंस। नंबर 9, रोम में पहली गोलीबारी के बाद जॉन ने अपनी छाती पर थप्पड़ मारा और अगर मैं इसे स्लोमो में करूँ तो आप देखेंगे कि कैसे उसके सूट में लगी स्पैन बुलेट्स नीचे गिरती है। नंबर 10, बैरी किंग जॉन विक को वर्षों पहले हुई मुठभेड़ की याद दिलाती है और ये भी बताती है कि कोई भी अब उनसे छुपकर नहीं रह सकता। और जॉन विक चैप्टर 3 में हम देखते भी है कि वह पहले से ही जानता था कि उसके पीछे 2 लोग खड़े हैं और वह बिना देखे उन पर चिल्लाता भी है। नंबर 11, अंतिम लड़ाई में जॉन विक ने सेंटिनो के कई आदमियों को मारा था। यहीं पर जॉन रोल करके एक आदमी को अपने पैर से पकड़ता है और उसके सिर पर गोली मारता है। अब ध्यान दे तो कीनू रीव्स ने जानबूझकर इस व्यक्ति के सिर के पीछे अपना पैर इतना नीचे रखना सुनिश्चित किया ताकि गोली इस व्यक्ति के सिर से होते हुए उसके पैर पे ना लगे। अब जाहिर तौर पर गोली सीजी थी, लेकिन इसके बावजूद कीनू ने इससे रियलिस्टिक बनाना सुनिश्चित किया। नंबर 12, फिल्म की शुरुआत में जब जॉन अपने मिशन के बारे में पूछने के लिए सेंटिनो के पास जाता है तो आप देख सकते हैं कि जॉन बावरी किंग के मुखबिरों में से एक के पास से गुजरता है। अब क्या जॉन बस वहां से गुजर रहा था या उसे जानबूझकर देखा जा रहा था? बाद में फिल्म में हम देखते हैं कि किंग कुछ समय से जॉन की गतिविधियों पर नजर भी रख रहा था। नंबर 12, जॉन विक 1 और जॉन विक 2 में केवल 4 दिन का अंतर रखा गया है और यह दिखाने के लिए हमें मूवी में कॉन्टिनेंटल होटल के बाहर उन्हीं कारों को पार्क दिखाया गया है। इतनी कॉन्टिन्यूटी डिटेल की मात्रा इस बात पर विश्वास करना लगभग असंभव बना देती है कि इन दोनों फिल्मों को 3 साल के अंतर पर बनाया गया था। नंबर 13, रूबी रोज का किरदार एरिस एक म्यूट कैरेक्टर है, फिर भी जब वो हमला या फाइट करती है तो मूवी में हम उसकी चीख सुन सकते हैं।
नंबर 14, दोबारा स्लो मोशन में ये मूवी देखने के बाद मैंने नोटिस किया कि जॉन विक की दोनों फिल्मों में जॉन ने मेन विलन को मारने से पहले उन्हें अपना आखिरी सेंटेंस पूरा नहीं करने दिया। Yeah, Jonathan. Walk away. मुझे लगता है कि जब आप जॉन से पंगा लेते हैं तो आपको उसे कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता नहीं है। जॉन विक की राइफल की मैगजीन में एग्जैक्टली 30 राउंड है और एक चैम्बर में। यह एआर मॉडल का सबसे एक्यूरेट चित्रण है जो शायद ही हमने किसी फिल्म में देखा हो। नंबर 16, जॉन इटली में नए सूट के लिए जिस दर्जी के पास जाता है उसका किरदार ल्यूका मोस्का ने निभाया है। अब फन फैक्ट यहाँ ये है कि ल्यूका इसी फिल्म के कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी है, इसलिए उन्होंने न केवल ऑन स्क्रीन बल्कि ऑफ स्क्रीन भी जॉन विक का सूट डिजाइन किया। फिल्म के 45वें सेकंड में एक बिल्डिंग पर एक प्रोजेक्शन है जिसमें शर्लॉक जूनियर से बस्टर किटन की एक क्लिप दिखाई गई है। अब बस्टर सिनेमा में स्टंट परफॉर्मेंस के इन्वेंटर है और जॉन विक फ्रेंचाइजी ज्यादातर स्टंट के बारे में ही है। यहाँ तक कि इस फिल्म का डायरेक्टर भी एक स्टंटमैन हुआ करता था, इसलिए यह प्रोजेक्शन एक श्रद्धांजलि और रेफरेंस है दुनिया के सबसे बेहतरीन स्टंटमैन के लिए। नंबर 18, इस फिल्म के ओपनिंग सीक्वेंस में बिलबोर्ड्स वॉचमेकर कर्नल बकलर का विज्ञापन करते हैं। अब जॉन विक अपनी हर फिल्म में बकलर घड़ी पहनते हैं, इसलिए इसे हम एक ईस्टर एग और प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट दोनों कह सकते हैं। नंबर 19, वीगो और उनके भाई ने जॉन विक को बिल्कुल सेम तरीके से डिस्क्राइब किया और यहाँ तक कि पेंसिल वाली स्टोरी को भी सेम तरीके से आगे बढ़ाया। John Wick is a man of focus. John is a man of focus. Commitment. Commitment. The sheer fucking will. Sheer will. नाउ इस फिल्म की कहानी में टिपिकल हॉलीवुड ड्रामा नहीं है। यह सचमुच का एक एक्शन थ्रिलर है जहाँ कोई भी कैरेक्टर आवश्यकता से अधिक शब्द नहीं बोलता, ना ही वह जितना हमें सुनना चाहिए उससे कम बोलता है। मूवी का स्क्रीन प्ले हमें एग्जैक्टली वही बताता है जिसकी हमें एक्चुअल में नीड है। अगर जॉन को गन की नीड है तो वह कहता है कि उसे बंदूक की जरूरत है, और यदि आप जॉन से पूछते हैं कि उसने अजीब क्यों किया तो वह उसका प्रॉपर आंसर भी देता है। Walk away. What have you done? Finished it. जस्ट इमेजिन अगर इस सीन में जॉन फिनिश का यूज नहीं करता तो यह सीन हमें कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट लगता, या फिर अगर जॉन किसी और वर्ड का यूज करता तो ये हमें एक्चुअल फैक्ट से काफी दूर ले जाता कि जॉन ने कॉन्टिनेंटल के सबसे बड़े रूल को ब्रोक कर दिया है। और यही इस मूवी की खासियत है। मूवी में सस्पेंस और थ्रिल को इतने बढ़िया तरीके से मिक्स कर रखा है जो कि हमें शायद ही किसी और मूवी या सीरीज में देखने को मिला हो। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, और यहीं पर हमारा जॉन विक चैप्टर 2 का ब्रेकडाउन खत्म होता है। मुझे आशा है कि मैं एटलीस्ट कुछ न्यू डिटेल्स देने में जरूर कामयाब रहा हूँगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक एंड कमेंट करें, और ऐसी और एंटरटेनिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।